तो क्या है साथियों, हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। ये जो है 2022 का पेपर है आपका। हाँ, 2022 का पेपर का सॉल्यूशन जो है हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन, है ना, बताना है कौन कौन है और दो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का दो ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर को बताना है, एक्सप्लेन करना है। लेकिन लिस्ट आपको बताना है सभी, है ना, जोन जोन है सभी का लिस्ट बताना है, लेकिन एक्सप्लेन करना है दो ही का। अगर दो ही आप लिस्ट करते हैं और दो ही को एक्सप्लेन भी करते हैं, डजंट मैटर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। So, two important indicators of economic growth are gross domestic product और unemployment rate। gross domestic product, जिसको जीडीपी जो है वाइडली यूज किए जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल वैल्यू क्या होगा गुड और सर्विसेज का विद इन अ कंट्री बॉर्डर। एक कंट्री बॉर्डर के अंदर किसी भी गुड्स या प्रोडक्ट का या सर्विसेज का क्या टोटल वैल्यूज होंगे, वो आपका जीडीपी के आधार से ही जो हम लोग पता करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, है ना। इससे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर शायद मैं गलत कर दिया हूँ, जस्ट वेट। 6 था ना, तो 6 के बाद 7 होता है ना, एक कहाँ पे होता है ना, तो इसको 7 कर लेना, ये 6 8 नहीं है, 7 है। ओके, चलो। इन अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड यानी 1 ईयर, जो जीडीपी है ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को, जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या प्रोडक्टिविटी हमारे इकोनॉमी के अंदर हुआ है, उसको जो जीडीपी होता है इसको कैलकुलेट करने का अलग अलग अप्रोचेज हैं, जैसे एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच और प्रोडक्शन अप्रोच। मेनली ये 3 तरीका से जीडीपी को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी हमें बताता है कि हमारे इकोनॉमी का साइज क्या है और हेल्थ कैसा है ना, इकोनॉमी का साइज क्या है और हेल्थ कैसा है। अगर इकोनॉमिक यानी जीडीपी हमारा ज़्यादा होगा, अगर जीडीपी ज़्यादा होगा तो जो इकोनॉमिक होगा वो ग्रोइंग होगा और जो इनकम होगा वो मोर जनरेटिंग और वेल होंगे। लेकिन अगर जीडीपी कम है, अगर जीडीपी कम है तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि भाई गरीबी ज़्यादा है। जीडीपी कम है तो गरीबी क्या है, ज़्यादा है, मतलब जो इनकम जनरेटिंग हो रहा है वो कम हो रहा है और इकोनॉमी जो है हमारा ग्रो ना होकर रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। इसके बाद आपका आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये बताता है कि भाई लेबर फोर्स का प्रोपोर्शन क्या है ना, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में कितने लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, है ना। जो लेबर फोर्स मतलब वो एक प्रोपोर्शन को बताता है कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट में कभी नहीं है। जैसे मी, आई एम नॉट अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, मुझे अगर कोई कैलकुलेट करे तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर मेरे इनकम ये कंपेयर करने के लिए हो कि आप किस क्लास में बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में या पुअर क्लास में, या फिर आप जो है रिच क्लास में, किस क्लास में हम बिलोंग करते हैं, वो अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें मैं जो है पुअर क्लास में बिलोंग करूँगा। क्यों पुअर क्लास में इसलिए बिलोंग करूँगा क्योंकि मेरा पर ईयर का एक एवरेज रेवेन्यू कितना है, लाख, यानी मंथली अगर बात किया जाए, अगर ₹1,00,000 है तो मंथली अगर बात किया जाए तो कितना आ जाएगा, 1296 यानी लगभग 8,000 रुपया पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपया पर मंथ हमारा जो है इनकम होगा। तो क्या ये सफिशियंट है, हमारे घर में जो है 5 लोग हैं तो
क्या ये सफिशियंट है 8,000 रुपये पर मंथ? नहीं, हमें 8 लोगों को चलानी है, सॉरी 5 लोगों को चलाना है और मेरा इनकम 8,000 रुपया है पर मंथ, तो दिस इज नॉट अ सफिशियंट। और ये पुअर क्लास में यानी गरीबी के और हमारा पैर है ना। तो नॉट ओनली मी, इवन यू ऑल्सो। हाँ, हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग वैसे होंगे जिनके पेरेंट्स मोर देन 40,000 अर्न कर रहे होंगे पर मंथ। तो जिनके घर में 5 परिवार है यानी 5 मेंबर्स हैं और वो मोर देन 40,000 पर मंथ कमा रहे हैं, तो मे भी वो पॉवर्टी से बाहर जा सकते हैं, मे भी, बट मेरा नहीं। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट बस सिर्फ ये बताता है कि कोई लेबर मार्केट में कितना काम कर रहे हैं और ओवरऑल इकोनॉमी क्या है। तो जो लेबर फोर्सेस होते हैं वो इंक्लूड करता है इंडिविजुअल हु आर एम्प्लॉयड और एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क, है ना। जो लेबर फोर्स है ये आपका इंक्लूड करता है जो एम्प्लॉयड है, मतलब जो एम्प्लॉय कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, और जो वर्क की तलाशी में एकदम जोरों शोरों से लगा हुआ है वो। लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंसिडर करेगा फेवरेबल और सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और जॉब मार्केट को, है ना, यानी हाई परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन है। लेकिन अगर कम हुआ तो सोशल स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपवर्ड मोबिलिटी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे लोअर अनएम्प्लॉयमेंट में ही बात आएगी। अगर हाई रहेगी तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है उसका लॉसेज होगा और जो अपवर्ड मोबिलिटी है उसकी अपॉर्चुनिटी जो है चेंज आएगी, और जो इनकम है एक पर्सन का वो कम होगा, क्योंकि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉय है। कंज्यूमर का जो एक्सपेंड है वो खत्म हो जाएगा। भाई कुछ पैसा ही नहीं रहेगा तो खर्च क्या करेगा? पैसा जिसके पास रहेगा वही ना नया नया शर्ट, नया नया पैंट, नए नए फोन, नए नए हेयर स्टाइल, ये क्रीम इस्तेमाल करेगा। जिसके पास पैसा ही नहीं है वो चुपचाप, अच्छा कपड़ा है लाओ, रोज एक ही कपड़ा को धोएगा, धूप में सुखाएगा, फिर कहीं जाना रहेगा उसी को पहन के चला जाएगा। तो जो गरीब है वही करेगा ना। जो अमीर है वो क्या, आज अगर अभी 1 घंटे में जींस पहना है तो दूसरे घंटे में हो सकता है कि वो दूसरा जींस खरीद कर पहन ले। तो ये चीजें आपकी आती है। उसके बाद है आपका अगला 8वां नंबर क्वेश्चन। ये 8 नंबर क्वेश्चन आपका है। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन का मतलब आप क्या समझते हैं, एंड गिव 3 रीजन एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ, ये जो सोशल इंक्लूजन है इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, 3 रीजन बताना है, 3 रीजन को एक्सप्लेन करना है। इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बैलेंस करना क्यों जरूरी है सोशल इंक्लूजन। तो देखो, सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जितने भी इंडिविजुअल या ग्रुप्स हैं विद इन अ सोसाइटी, वो सभी जो है जो भी रिसोर्सेज हैं उसका इक्वल एक्सेस करें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और इक्वल पार्टिसिपेशन करें इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, जो भी चीजें हैं उसमें। इसका मेन एम ये होता है सोशल इंक्लूजन का कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, मार्जिनलाइजेशन हो रहे हैं, जो भी मार्जिन हो रहे हैं, मतलब बोला जिसे कहते हैं ना, कोई भी आप दुकान में जाओ, आपका अगर चीज पसंद है, ए भैया इतना रुपये का है, ये है बाकी क्या, कम ले लीजिए,
काम चल जाएगा, आपको इतने में मिला है। या फिर आप अभी जो इस कॉलेज में पढ़ रहे होगे उस कॉलेज में देख लो, उस कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो फाइनल ईयर में और आपका कोई चचेरा भाई हो या आपका अपना भाई हो जो उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया हो, तो आप उसको क्या होता, आप अपने भाई को कुछ नहीं बोलिएगा, कितना भी बदमाशी करे कुछ भी करे, आप उसको सपोर्ट करिएगा। लेकिन वही अगर आपके सामने कोई आपका जूनियर हो जाए और वो गलती करे, आप उसको दे धुलैया स्टार्ट, मतलब रैगिंग लेना, खूब डांटना, खूब समझाना, ये सब स्टार्ट करें। यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। भाई आपका जो भाई है वो भी वही काम किया जो दूसरा पर्सन किया, लेकिन फिर दोनों के अंदर आप पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं? तो वो जो पार्शियलिटी होता है एक सोसाइटी के अंदर, है ना, या किसी रिसोर्सेज को लेकर या किसी अपॉर्चुनिटीज को लेकर, उस रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज को जो आपके अलग अलग हो रहे थे, डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, पार्शियलिटी किया जा रहा था, उसे खत्म करना ही जो है सोशल इंक्लूजन कहलाता है। तो सोशल इंक्लूजन बहुत जरूरी है अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो सोशल इंक्लूजन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो भाई पहला कि जो प्रोडक्टिविटी है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा कर दो, यानी जो भी रिसोर्सेज हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो इक्विटेबल सभी को क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक जो कॉमन सेगमेंट है सोसाइटी का उसमें। इसके अलावा जो कंज्यूमर बेस है या जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज है उसको एक्सपैंड करना। सोशल इंक्लूजन लीड टू अ ब्रॉडर कंज्यूमर बेस एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस। When marginalized groups are included and empowered, they become active participants in the economy, contributing to increased purchasing power and demand for goods and services. जो भी goods and services हैं उसको जो एम्पावर्ड करने वाला है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, वो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदें। अब जब भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीद कर रखेगा तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। दिस ओपन अ न्यू मार्केट, इसके कारण से एक नया मार्केट जो है बनता है और एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इसके अलावा सोशल कोहेजन और स्टेबिलिटी, ये भी जो है आपका एक मेजर रोल निभाता है कि सोसाइटी को स्टेबल बनाए रखना। क्योंकि अगर सोशल पीपल यानी जो सोसाइटी है वो अगर स्टेबल रहेगा तो सोशल बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ रहेंगे और जो सोशल टेंशन है वो रिड्यूस होगा। और जब सोशल टेंशन रिड्यूस होगा तो जो पॉलिसीज हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंक्लूसिव हो जाएगी आपकी, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फेयरनेस और सोशल जस्टिस को क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा। साथ ही साथ जो डिसपार्टीज है उसको रिड्यूस करेगा। इसके अलावा जो रिस्क है आपका सोशल अनरेस्ट का, वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम जाएगा, यानी रिस्क ऑफ सोशल अनरेस्ट जो है वो भी कम जाएगा। तो ये आपको जो है मैंने क्वेश्चंस करवाए, आपका 8वां नंबर ये क्वेश्चंस था। एंड टुडे इज द लास्ट क्वेश्चन हियर, 9 नंबर क्वेश्चन इज द लास्ट। इसमें बोला जा रहा है आपका कि राइट अ डिटेल नोट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड। जो पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड था उस समय जो ग्रोथ हुआ था या जो डेवलपमेंट हुए थे इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका, उसके बारे में आपको बताना है। तो पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे आपका इंडिया में हुए उस यानी 1999 से पहले जो है वो टर्निंग पॉइंट था कंट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इसमें कई सारे रिफॉर्म्स जो है देखने को मिला 1999 के बाद। उससे पहले ये रिफॉर्म्स में नहीं थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कई सारी चीज़ों में लिबर्टी प्रोवाइड किए गए
स्मॉल सेक्टर जो भी बिजनेसमैन हैं या जो स्मॉल सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं उनको कई सारे गवर्नमेंट कंपनियां थी या गवर्नमेंट के हाथ में कुछ शेयर्स थे तो उसको प्राइवेट कंपनी को बेच दिया और उसको प्राइवेटाइज किया ताकि जो भी लोग हैं जो भी सोसाइटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल और प्रोडक्टिविटी दिया जा सके। साथ ही साथ जो भी चीज़ें थी प्राइवेटाइजेशन किया गया, जो भी बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज वगैरह खोले गए उन इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मार्केट में एक पहचान दिया गया, यानी सिर्फ नॉट इन विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी जो है उस प्रोडक्ट के नाम को जाने लोग। और इसमें कई सारे इंटरवेंशंस गवर्नमेंट का जो भी था वो रिड्यूस किए गए और मार्केट कंपटीशन को प्रमोट किया गया। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था यानी FDI था उसको अट्रैक्ट किए गए, मतलब फॉरेनर जो है आए और इन्वेस्टमेंट किए, ये चीज़ें जो है आपकी आती है। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका इंडिया में हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसके बाद तो कई सारे फैक्टर्स थे, जैसे एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइज ऑफ सोशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कई सारे टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज थे उन सभी को इंट्रोड्यूस किए गए और कंपटीशन को हाई किया गया। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किए गए ताकि एक बेटर इंडस्ट्री ग्रोथ हो सके। गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग, अपग्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पावर जनरेशन कैपेसिटी, इंडस्ट्रियल पार्क, इन सभी में चैलेंजेस एंड रोड ब्लॉक्स, है ना। कई सारे जब पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो इसको इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंजेस था, बट फिर भी गवर्नमेंट उसको उस चैलेंजेस को टेक ओवर किया और उसको ख़त्म करते हुए क्या किया, उसको रिफॉर्म्स किए गए। साथ ही साथ जब रिफॉर्म्स किए गए पोस्ट इकोनॉमिक तो उसमें इंडिया गवर्नमेंट जो थी वो जो भी चैलेंजेस था उसको फ्यूचर में क्या उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए जो है किया गया। एक इनिशिएटिव लिया गया था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लिया गया था इसका मेन उद्देश्य था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो इंडिया में हो, है ना। यानी कोई भी प्रोडक्ट बाहर से बंद करना है, अगर प्रोडक्ट बनाना भी है तो आप इंडिया में ही बनाइए, चाहे आप कंपनी कहीं का भी हो, चाइना का कंपनी हो, अमेरिका का कंपनी हो, ताइवान का कंपनी हो, साउथ कोरिया का कंपनी हो, आप कंपनी कहीं का हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं वो सारे प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बनाने हैं। ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत किए गए। साथ ही साथ अगर कोई इंडिया में ही या इंडिया के कंपनी है वो अगर कोई इनिशिएटिव लिया या कोई नई चीज़ें स्टार्ट किया तो उसको इनिशिएटिव्स दिए गए, इंसेंटिव्स दिए गए ताकि वो अपने काम को और बेटर तरीके से कर सके। तो ये आपका मेन क्वेश्चंस को जो समरी था वो मैंने समझा दिया। बाकी इसको जो लिखा हुआ चीज़ है इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, जो नोट्स मैंने आपको आपके कोर्सेज में प्रोवाइड किए हैं तो वो अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, इसको एक बार रीड कर लोगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। बट जो बेसिक चीज़ें थी आपको समझाने लायक वो मैंने आपको जो है क्वेश्चंस को समझा दिया है। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं अगले कुछ इसी तरीके का वीडियोस में। लेकिन यहाँ पे जो है 2022 का जो क्वेश्चंस था वो आपका ख़त्म होता है और कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा इम्पोर्टेंट, ताकि अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आप अच्छा कर सको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।